मुझे पता नहीं था कि गोरी बहुएं ऐसी होती हैं। अगर ऐसी होती है तो मैं अपनी दो दो काली बहुएं ले आती। हद होती है किसी बात की सोनाली बहू। बाबूजी, माँ जी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वह बड़ी है, उन्हें अब माफ भी कर दीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी रागनी बहू, जिसे तू काली बोलती है, देख देख कितना बड़ा दिल है उसका। तुझे माफ करने को क्या दिया, और तू। बाबूजी, माँ जी, रागिनी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर सोनाली ने ऐसा क्या किया था जिस बात का उसे अब पछतावा हो रहा था? आखिर क्यों उसके सास ससुर उससे खफा थे? पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां विमला और नरेश ने अपने दोनों बेटे विक्रम साहिल की शादी सोनाली और रागिनी से करा दी। दोनों ही अच्छे और बड़ी परिवार से थी, पर दोनों बहू में एक चीज का फर्क था कि बड़ी बहू सोनाली बहुत गोरी थी, तो वही छोटी बहू सांवली थी, जो कि सोनाली के आगे काली के समान लगती थी। इसीलिए अधिकतर लोग उसे काली ही बोला करते थे, पर कर्म से वह सर्वगुण संपन्न थी। शादी के अगले दिन ही रागिनी बहू समय से जल्दी उठकर सफाई करके पूजा पाठ कर लेती है, जिसकी आरती की मधुर वाणी सुनकर सास ससुर मंदिर में आकर खड़े हो जाते हैं। वही बड़ी बहू देर तक सो रही थी। ओरे कान्हा, नैनन को नहीं चैन, मोरे भयो है राह की मारी। अरे वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी सुबह की आरती गाती है, बिल्कुल कोयल जैसी। अरे बड़ी बहू, सोनाली कहाँ है? कायदे से तो उसे ही पूजा करनी चाहिए थी। माँ जी, मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की थी, पर वह कह रही थी कि मैं थक गई हूँ तो लेट आऊंगी। कोई बात नहीं, हो सकता है शादी की थकान हो। अरे बहू, जरा प्रसाद तो दे मुझे। लीजिए बाबूजी। बहू, तूने पहली रसोई में कुछ मीठा बनाया है? जी माँ जी, मैंने देसी घी में बादाम का हलवा बनाया है। ये कहते ही रागिनी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सास ससुर हलवा खा ही रहे थे कि बिना पल्लू के सोनाली बहू अचानक से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और रागिनी से कहती है, अरे वाह रागिनी, शुक्र है तुमने नाश्ता बना दिया, वरना मुझे करना पड़ता। कोई बात नहीं दीदी। बहू, तू घर की बड़ी बहू है और तुम दोनों की शादी एक साथ हुई है, तो तू अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज क्यों नहीं निभा रही है? सुबह से सारा काम छोटी बहू ने किया है, तूने कुछ नहीं किया, सीधा बस खाना खा रही है। तो क्या हो गया माँ जी? देखो, मुझे ना ये सब काम करने की आदत नहीं है। मेरे घर में नौकर चाकर होते थे, और वैसे भी आपकी काली बहू ने खाना बना दिया, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही है? बड़ी बहू, बड़ी बहू, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो दोनों से? संस्कार नाम की चीज नहीं है क्या? रागिनी भी तुम्हारे जैसे बड़े घर से आई है, तब भी काम कर रही है। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाबूजी, बहुत फर्क है हम दोनों में। जरा उसकी शक्ल देखो और मुझे देखो, मैं कितने गोरी हूँ। बहू, तुम गोरी हो तो कुछ भी बोलोगी? इंसान की सूरत नहीं, काम देखा जाता है। बेहतर होगा कि तुम भी घर की बहू होने का फर्ज निभाओ। ओके ओके माँ जी, बाबूजी। कोई बात नहीं माँ जी, बाबूजी, आप सभी नाश्ता कर लीजिए। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन फिर से सोनाली लेट उठती है, और जब तक रागिनी बहू सारा घर का काम निपटा लेती है और खाना सोनाली बनाकर लाती है, जिसे खाकर सास ससुर कहते हैं, अरे चीची, ये क्या बनाया है बड़ी बहू तूने खाने में? इतना नमक कौन डालता है? हमारा बीपी बढ़वाना चाहती है क्या? ओह ओह, सब्जी पराठा कुछ खाने लायक नहीं है। इतनी भूख लग रही है, भूख ही मर गई। बहू, सब तेरी गोरी शक्ल देखकर पेट नहीं भरेगा।
अरे खाना बनाना भी सीख कर आती। माँ जी आप ये कैसे बोल रही हैं? नहीं खाना तो मत खाइए ना। माँ जी बाबूजी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए खाना बना लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। इतनी जल्दी कैसे बनाएगी बहू? माँ जी दीदी की बनाई रोटी से आप देखना मैं कितना अच्छा खाना बनाकर लाऊंगी। ऐसा बोलकर रागिनी उन तेज नमक रोटियों को ले जाकर पैन में सब्जियां काटकर फ्राई कर लेती है और अपनी सास ससुर सोनाली को खिलाती है, जिसे खाकर वे दोनों उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वक्त बीतता है, सोनाली घर के कामकाज में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी, ना उसे कोई काम करना आता था। वही छोटी बहू हर चीज में इतनी निपुण थी, फटाफट हर चीज कर लिया करती थी। एक दिन विमला के पैर में दर्द था, तभी वह सोनाली को बुलाकर कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा मेरे पैर दबा दे आकर। ओ प्लीज माँ जी, आपको मैं क्या कोई दाई नजर आती हूँ जो आपके पैर दबाऊंगी? मेरे वैसे भी हाथ में नेल पेंट लगे है, खराब हो जाएगी। आप रागिनी को बोल दो। माँ जी मैं आ गई हूँ, मैं दबा दूंगी। दीदी कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाइए आप। तभी रागिनी अपनी सास के पैर दबाती है तो सास बोलती है, बहू तुझे बुरा नहीं लगता? तेरी बड़ी जेठानी तुझसे इस तरीके से बात करती है और कोई काम भी नहीं करती। तो क्या हुआ माँ जी, कोई बात नहीं। माँ जी उन्होंने ये काम कभी किया नहीं है तो उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। एक बात बोलूं बहू, ये सारी संस्कार की बात होती है। तुम दोनों एक ही बिरादरी के हो, फिर भी अपने गोरेपन का गीत गाती रहती है। मुझे तो उसमें एक भी अच्छा संस्कार नहीं दिखाई देता। पता नहीं मेरा बेटा कैसे उसे झेलता है। सोनाली कमरे के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, आखिर माँ जी अपने आप को समझती क्या है? इस रागिनी की तो ऐसी हंसी उड़वाऊंगी कि याद रखेगी ये। अगले दिन सोनाली कहती है, माँ जी रागिनी शादी के बाद से मैं अपनी फ्रेंड से मिली नहीं है, इसीलिए वह सब मुझसे मिलने यहाँ आ रही हैं आज। तो रागिनी तुम अपने फेस पर कुछ लगा लेना ताकि हमारे घर की बेइज्जती ना हो। बड़ी बहू तू फिर? कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। 2 घंटे बाद उसकी दोस्त शालिनी और प्रियंका आ जाती हैं। सोनाली के कहने पर रागिनी उन सबका नाश्ता लेकर आती है तो सब उसकी काली पुती हुई शक्ल को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अरे सोनाली यही है ना तेरी देवरानी, पर इसकी शक्ल कुछ गटर जैसे काली काली लग रही है। हाँ हाँ मुझे तो ये अमावास का चांद लग रहा है, काली काली। बहू ये तूने अपनी शक्ल का क्या हाल कर लिया? मेरी शक्ल को कुछ भी तो नहीं किया मैंने। रागिनी हद होती है। रागिनी हद होती है, इसी चीज की कमी थी बस, इसी चीज की कमी थी बस। अरे तुम पहले ही काली हो और काली होने की क्या जरूरत है? इन काले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? बहू तू अंदर जा और अपना चेहरा साफ कर। रागिनी तुमने तो मेरे दोस्तों के आगे मेरी नाक कटवा दी। ये सब सुनकर रागिनी रोते हुए अंदर जाती है और जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो खुद को देखकर रोते हुए कहती है, पहला ये काली मेरे चेहरे पर कैसे पुत गई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जब रसोई में आई थी तो पसीना पोंछने के लिए मैंने उस तौलियों से अपना मुंह पोंछ लिया था, तभी तो ये सब नहीं हो गया। फिर ये सब कौन कर सकता है? हंसी मजाक करके सोनाली की सहेलियां चली जाती हैं। तभी विमला सोनाली से कहती है, बहू मैं अच्छे से जानती हूँ ये जो भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरा षड्यंत्र था। तू जलती है रागिनी बहू से। हाँ ये सब मैंने किया है। आपको उस काली बहू पर ज्यादा ही प्यार आता है, इसीलिए उसे आप सर पर चढ़ा के रखती हैं। जानती भी है तेरी वजह से वह कितनी बेइज्जत हुई है और कितना रो रही है, क्या बीत रही है उसके दिल पर। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ रागिनी को? मुझे सब कुछ बताओ।
ये सुनकर विमला नरेश को सब कुछ बता देती है, जिससे नरेश में तिलमिला उठता है। बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू को बेइज्जत करने की? तेरे साथ उसने कभी बुरा किया है? बस बाबूजी, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। इसी के लायक है वो। माँ जी उसी के ही गुणगान करती रहती है। बोल रही थी मुझ में संस्कार नाम की चीज नहीं है। वह काली कमली इसी के लायक थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। विमला बहू, तूने तो हद पार कर दी। तू इतना गिर जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था। अरे तेरी छोटी बहन जैसी है वो। अगर मुझे पता होता कि गोरी बहुएं ऐसी होती हैं, तो मैं अपने बेटे के लिए दो दो काली बहुएं लेकर आती। अरे तू तो घर के कोई काम भी नहीं करती, सारा घर रागनी ही संभालती है। और बहू, ये काले गोरे का भेदभाव करना छोड़ दे। तुझसे लाख गुना अच्छी है रागिनी बहू। तभी रागिनी आकर कहती है, कोई बात नहीं माँ जी बापूजी, शायद दीदी को मुझसे कोई शिकायत होगी, इसीलिए उन्होंने यह सब किया। आप माफ कर दीजिए। देख ले, इतना सब होने पर भी तेरा ही पक्ष ले रही है। उससे कुछ सीख ले, उसका दिल बहुत बड़ा है और तेरा काला और छोटा। रागिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने गोरेपन के घमंड में चोर हो गई थी। माँ जी, बाबूजी, आप भी माफ कर दीजिए। अब से तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं फिर ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। कोई बात नहीं दीदी, अंत भला तो सब भला। इस तरह दोनों बहुएं बहनों की तरह मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये काली वर्सेस गोरी बहू में से कौन सी बहू पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।